रजनीश को भी दलदल में फेंक दिया। कुछ ही देर में वो दोनों भी डूब कर मर गए। राजा शमशेर सिंह प्रताप नीरज, रीता और नंदनी को लेकर दोपहर का समय था। नीरज अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था। तभी उसकी पुत्री रीता उसके लिए खाना लेकर वहां आ गई। पिताजी, मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ। अब जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। उसके बाद फिर काम कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सही समय पर तू मेरे लिए खाना लाई है रीता। अरे भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल बेटा, हाथ धो लेता हूँ। रीता मुस्कुरा दी। नीरज ने पानी से हाथ मुंह धोया और वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो मुस्कुराते हुए रीता की ओर देखने लगा। कुछ भी कहो, तेरी माँ आज भी बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। रीता हंसने लगी। हाँ चल बेटा, अब सीधे घर जाना है ना, भाग के जा बेटा जा। रीता चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही रीता ने देखा कि बाहर बंधी उसकी गाय जोर जोर से आवाज कर रही थी। गाय बेचैनी में पोंछ हिलाते हुए बार बार गला उठाकर करुण स्वर में रंभाने लगी, जैसे भूख और प्यास की शिकायत कर रही हो। ये देखकर रीता घबरा गई। माँ, आपने स्नेहा प्यारी को आज चारा नहीं डाला क्या? इतना कहकर रीता प्यार से गाय की पीठ पर हाथ फेरने लगी। दरअसल वो अपनी गाय को प्यार से स्नेहा प्यारी कहा करती थी। अनीता बाहर आई। कभी अपना भी ख्याल किया कर बेटी। तूने खुद खाना खाया या नहीं? मैं देखती हूँ तुझे अपने से ज्यादा अपनी गाय की चिंता रहती है। क्यों नहीं माँ, आप मेरी पहली माँ हो और स्नेहा प्यारी मेरी दूसरी माँ है। इतना कहकर रीता ने वही रखा चारा गाय के आगे डाल दिया। स्नेहा प्यारी चारा खाने लगी, लेकिन पानी के लिए इधर उधर देखने लगी। अरे मेरे ध्यान से तो उतर ही गया। घर में पानी खत्म हो गया है। तू जल्दी कुएं से पानी भर ला। रीता तुरंत गगरी उठाकर घर से कुछ दूर स्थित कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं के पास एक लड़की पहले से खड़ी थी। उसे देखकर रीता मुस्कुरा दी। अरे नंदनी, आज तुम जंगल में लकड़ियां काटने नहीं आई? नंदनी एक अनाथ लड़की थी जो रीता के घर से कुछ दूरी पर झोपड़ी में रहती थी और जंगल से लकड़ियां काट कर बेचकर अपना गुजारा करती थी। आज शरीर में बहुत थकान हो रही थी और कल जो लकड़ियां काटी थी वो अच्छे दामों में बिक गईं। 3 दिन के खाने का इंतजाम हो गया, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लूं। दोनों मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद दोनों पानी भरकर घर की ओर लौटने ही वाली थी कि तभी दूर से जमींदार का पुत्र मनीष सिंह अपने मित्र रजनीश के साथ आता हुआ दिखाई दिया। दोनों चौंक गईं। अरे रीता, ये तो जमींदार का पुत्र इसी ओर आ रहा है। आने दे, मुझे उसकी तरफ देखने का कोई शौक नहीं है। कुछ दिनों से इसकी नजर मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। इसकी नजर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इससे बहुत संभल कर रहना रीता। ये बेहद चरित्रहीन किस्म का है। न जाने कितनी औरतों का जीवन बर्बाद कर चुका है। मुझे तो इसकी शक्ल से ही डर लगता है। कुछ ही देर में मनीष सिंह रीता के सामने आकर खड़ा हो गया। रीता, गिरारे हमरे गांव के बाजार में टन टनटा क्यों भाई? अरे रीता, जरा हमसे भी बात कर ले। हमको तुमसे कुछ बात करनी है। नंदनी ने रीता की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? अरे ओ रीता, तुझसे कुछ जरूरी बात करना है रे। काफी दिन से सोच रहा था कि तुझसे अपने मन की बात कह दूं। कौन सी मन की बात? क्या कहना चाहते हो? रीता, अब क्या कहें? जब से तुमको है देखा, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। सच कहें तो हमें तुमसे प्यार हो गया है रे। प्यार? रीता क्रोधित होकर वहां से चली गई। रीता के जाते ही मनीष सिंह का मित्र रजनीश उसके पास आया। थू 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 थू। अरे अरे अरे, ऐसी बेइज्जती भगवान किसी की ना कराए। माने की इतना गुस्सा होके काहे देखते हो भैया? अरे तुम जमींदार के पुत्र हो। रीता को ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन वो तो तुम्हारी बेइज्जती करके चली गई और इस बेइज्जती की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। क्रोधित अवस्था में दोनों वहां से चले गए।
रीता तेज कदमों से चलती हुई अपनी सहेली नंदनी के पास पहुंच गई। वो तुमसे क्या कह रहा था? बोल रहा था मुझे प्रेम करता है। देख रीता, इन अमीर लोगों की बातों में कभी मत फंसना। नंदनी अपनी झोपड़ी की ओर चली गई और रीता अपने घर की तरफ बढ़ गई। अगले दिन रीता की माँ रीता से बोली, रीता, जा अपने पिताजी को खाना दे आ। रीता खाना लेकर घर से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उसकी गाय स्नेहा प्यारी पड़ी। रीता मुस्कुराती हुई बोली, चल स्नेहा प्यारी, आज तुझे भी खेत की सैर कराती हूँ। अपनी गाय के साथ अपने खेत में आ गई। अरे रीता, क्या बात है, आज स्नेहा प्यारी को भी साथ ले आई? और स्नेहा प्यारी, पिताजी, सोचा कि आज इसे भी खेत की सैर कराती हूँ। कुछ देर बाद रीता स्नेहा प्यारी को लेकर अपने घर की ओर चली गई। रीता आधे रास्ते तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक जमींदार का पुत्र मानिश सिंह रीता के सामने आकर खड़ा हो गया। रीता गुस्से से मानिश सिंह की ओर देखकर बोली, मेरा रास्ता छोड़ दो। रीता ने मेरे दिल का झुमका जो गिराया हुआ, मेरा बड़ा बुरा हाल। हाय हाय हाय। ए रीता, कल मैंने तुमसे बड़े प्रेम से कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम गुस्से में बगैर जवाब दिए मुझे बेइज्जत करके चली गई। देखो, अब इस बात को ज्यादा खींचातानी ना करो, सीधी सीधी तरह हाँ कह दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? इतना बोलकर मनीष सिंह ने तुरंत रीता का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल रीता की गाय क्रोधित अवस्था में आ गई और उसने एक जोरदार सींग मनीष सिंह के शरीर पर दे मारा। मनीष उछलता हुआ वृक्ष से जा टकराया और गुस्से में स्नेहा प्यारी को देख लगा। रीता आंखों में आंसू लिए हुए अपनी स्नेहा प्यारी को लेकर सीधे अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही रीता फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रीता को रोते हुए देखकर उसकी माँ अनीता घबरा गई और बोली, रीता, क्या हुआ बेटी? तू ऐसे क्यों रो रही है? रीता ने रोते रोते सारी घटना अपनी माँ को बता दी। ये सुनते ही अनीता का चेहरा क्रोध में भर गया। शाम को जब नीरज खेत से थककर घर लौटा तो अनीता ने उसे सारी बात बता दी। आखिर जमींदार के बेटे की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को छेड़ने की? उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने उसका हाथ तक पकड़ लिया। अरे जमींदार के पुत्र को तो पूरा गांव जानता है। उसकी नजर कितनी गंदी है कौन नहीं जानता। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं कल खुद जमींदार से उसके पुत्र की शिकायत करूंगा। हाँ। अगले दिन नीरज सीधे जमींदार की हवेली पहुंचा। नीरज को देखकर जमींदार मुस्कुरा दिया। बताओ भाई, लगता है कि आज सारा कर्ज चुकाने के लिए आए हो। जमींदार जी, जो मैंने कर्ज आपसे लिया था उसका अभी इंतजाम तो नहीं हो पाया है। मैं अरे पिछले 2 महीने से तूने ब्याज नहीं चुकाया है, बात करता है। ए नीरज, तू अच्छी तरह से जानता है कि इस गांव की 90% जमीन मेरे कब्जे में है, क्योंकि वो किसान ना कर्ज चुका पाए और ना ब्याज, और जो 10% बचे हैं वो ब्याज देते हैं, इसीलिए उनकी जमीन बची हुई है। अब जब तेरे पास ना कर्ज चुकाने के लिए धन है और ना ब्याज के लिए, तो तू मेरी हवेली में क्या अंडे देने आया है? काहे के लिए आया है तू? है? मैं आपके पुत्र की शिकायत करने के लिए आया हूँ। है? मेरे पुत्र की शिकायत? क्यों रे, मनीष ने क्या कर दिया? बात यह है कि उसने रीता को छेड़ा है, यहाँ तक कि उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। अब ये सच है कि हम आपके कर्जदार हैं, गरीब हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है जमींदार जी, हमारा भी सम्मान है। तनिक अपने पुत्र को समझाइए कि इस तरह से हमारी इज्जत से खिलवाड़ न करें। इतना कहकर नीरज वहां से चला गया। नीरज के जाते ही जमींदार मनीष के कक्ष में पहुंचा। ए नवाबजादे, जरा रुकिए रुकिए रुकिए।
ये बताइए, क्या आपने नीरज की बेटी को छेड़ा था? हैं? आप? अरे पिताजी, मैंने छेड़ा थोड़ी था। मैंने तो अपने प्रेम का इजहार किया था। पिताजी, मैं उसकी बेटी से प्रेम करता हूं ना। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? तुम्हें नहीं पता कि वो हमारे बराबरी का नहीं है, हैं? वो हमारा कर्जदार है और तुम उसकी बेटी से नैन मटका कर रहे हो। पागल लड़का है ये तो। पिताजी, अब ये तो आप भी जानते हैं ना, रीता गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अब उसको देख के मेरा मन डोल डोल गया, तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके आगे पीछे डोल डोल गया। ज्यादा डोल मत, नहीं तो मैं तुझे घर से ढोल दूंगा। बड़ा आया नौटंकीबाज। और तू उससे विवाह के सपने देख रहा है, जबकि उसका पिता तुम्हारी शिकायत करने आया था। नालायक कहीं का। साफ साफ शब्दों में कह देता हूं, वो मुझे धमकी देकर गया है कि मैं तुझे समझाऊं। हाँ, नहीं तो आखिर तुमने उसकी बेटी के साथ किया क्या है, ये बता। अरे कुछ नहीं किया पिताजी, वो रास्ते से जा रही थी, मैं उसके पीछे था। मैंने उसको रोका, अपने मन की बात कही। बात कहते कहते उसका हाथ पकड़ लिया। अब बताइए भला, इसमें क्या गलत किया? अब मैं आपका पुत्र हूं और आप इस गांव के जमींदार हैं। मैं किसी भी लड़की का हाथ तो पकड़ ही सकता हूं ना, खासकर उन लोगों का जो हमारे कर्जदार हैं, और नीरज हमारा कर्जदार है। लेकिन उसकी शिकायत मेरी हवेली तक आनी नहीं चाहिए थी। बाकी तुम्हें क्या करना है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। मनीष सिंह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अरे नाम नीरज भिखारी कहीं का, ये तूने शिकायत करके ठीक नहीं किया। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो अब तो मैं उसे अपनी दुल्हन बनाकर ही रहूंगा। अगले दिन मनीष सिंह अपने मित्र रजनीश के साथ सीधे नीरज के घर पहुंचा। नीरज उस समय घर पर मौजूद था। ए नीरज, अरे क्यों तूने मेरे पिता से कर्ज लिया था, अब तक नहीं चुकाया तुमने? 2 महीने से ब्याज भी नहीं दिया। क्या क्या देख क्या रहा है, क्या चल रहा है ये? अब देखिए, आप तो जानते हैं कि कुछ समय से वर्षा ठीक से नहीं हो रही है। अब फसल अच्छी नहीं हुई है, तो इसीलिए आमदनी भी रुकी हुई है। मनीष सिंह ने अपने मित्र रजनीश की ओर देखा। ए रजनीश, जा तो नीरज की गाय खोल ला, जा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये गाय क्यों? ज्यादा उछल कूद नहीं करने का, शांति पकड़ के रख। हाँ, 2 महीने से ब्याज नहीं चुकाया तो गाय, नहीं तो क्या तुझको ले जाऊंगा? कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा ना, और आज से तेरी गाय मेरी हुई, समझ गया? तभी वहां रीता दौड़ती हुई आ गई। ऐसा अन्याय मत करो, मैं इसे अपनी माँ मानती हूँ, मेरी स्नेहा प्यारी को मत ले जाओ। मनीष सिंह मुस्कुराया। अगर तुम कहो रानी, तो मैं तुम्हारी स्नेहा प्यारी को नहीं ले जाऊंगा, बल्कि ऐसी 10 स्नेहा प्यारी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। बस तुम मेरी बात मान लो। नीरज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। मनीष सिंह हंसता हुआ रीता की गाय लेकर अपने मित्र रजनीश के साथ वहां से चला गया। रीता रोती हुई अपने घर से बाहर निकल गई और सीधा जंगल की ओर चली गई। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां उसकी सहेली नंदनी आ गई, जो जंगल में लकड़ियां काट रही थी। रीता को रोता हुआ देखकर वो चौंक गई। रीता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रीता ने रोते रोते सारी घटना नंदनी को बता दी। नंदनी ने लंबी और गहरी सांस ली। रीता, ये सब मनीष सिंह जानबूझकर कर रहा है, ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ और खुद को उसके हवाले कर दो। तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना। तुम नहीं जानती मैं अपनी स्नेहा प्यारी से कितना प्रेम करती थी। जब तक मैं उसे चारा नहीं खिलाती थी, खुद खाना नहीं खाती थी। धीरज रखो रीता, सब ठीक हो जाएगा, रोने से कुछ नहीं होगा। रीता काफी देर तक वहीं बैठी रही। तभी उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई करा रहा हो, लेकिन मुझे तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा।
रीता आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति झाड़ियों में गिरा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। रीता दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। हे भगवान, इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है। अगर जल्दी इसके जख्म पर जड़ी बूटियां नहीं लगाई गईं, तो ये जख्म घाव बन जाएगा। रीता को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उसने तुरंत आसपास से जड़ी बूटियां तोड़ी। जड़ी बूटियों को पीसकर उस व्यक्ति के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर में जख्म से बहता खून रुक गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को होश आया। वो उठकर बैठ गया। कौन हो तुम? बड़े ही अजीब आदमी हो। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ बेहोश पड़े थे। अगर मैं तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी नहीं लगाती तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा नाम राजकुमार है। दरअसल मेरे महल में एक घोड़ा है जिसे अब तक कोई काबू नहीं कर पाया। और नजारे मेरे मन में क्या आया, मैं उसकी पीठ पर बैठकर उसे काबू करने लगा। अब वो घोड़ा तो घोड़ा ठहरा, इतना तेज दौड़ा कि दौड़ाते दौड़ाते मुझे जंगल में ले आया। संतुलन बिगड़ा, मैं गिर पड़ा और मुझे होश ही नहीं रहा। अब जाकर मुझे होश आया है। अगर आप प्रेम से उस घोड़े को समझाने का प्रयास करते तो शायद वो आपको अपनी पीठ पर सवारी करने देता। जरूरी नहीं कि हर जीत ताकत से ही हासिल हो। प्रेम से हम कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। राजकुमार मुस्कुरा दिया। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करती हो। वैसे तुम्हारे विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारे होठों पर तो मुस्कान है, पर फिर भी तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। क्या बात है? लगता है आप मन की गहराइयों को आंखों से ही पढ़ लेते हैं। और हमें इसमें महारत हासिल है। बताओ क्या बात है? रीता और राजकुमार काफी देर तक बातें करते रहे। रीता, सही बताओ, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं कल फिर से जंगल आऊंगा। ये बताओ, क्या तुम मुझसे कल भी मिलोगी? क्योंकि अगर कल फिर किसी मुसीबत में फंस गया तो मुझे कोई निकालने वाला तो होना चाहिए ना, है ना? मिलोगी ना? हाँ, जरूर मिलूंगी। बस किसी घोड़े की पीठ पर जबरदस्ती बैठकर मत आइएगा। क्या पता इस बार चोट और गहरी लग जाए। राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। रीता भी चुपचाप अपने घर लौट गई। शाम को रीता नंदिनी की झोपड़ी में पहुंची और उसे सारी घटना सुना दी। सच में लगता है राजकुमार तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हो गया है। कहीं तुझे उससे प्रेम तो नहीं हो गया? क्या पागलों जैसी बातें कर रही हैं? अभी तो हमारी पहली ही मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब दूसरी मुलाकात में प्रेम पक्का। तेरी छेड़ने की आदत नहीं जाएगी। अब मैं तुझे कोई भी बात नहीं बताऊंगी। नंदिनी मुस्कुराने लगी। रीता वहां से चली गई। रीता और राजकुमार के साथ क्या होगा, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगले दिन रीता फिर से जंगल पहुंची। राजकुमार पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे रीता और राजकुमार की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे की संगत में समय बिताने लगे। एक दिन राजकुमार ने रीता की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ए रीता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ और तुम एक राजकुमार हो। क्या तुम्हारे पिता हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? ओहो, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अपने पिताजी को मना लूंगा। हाँ। रीता ने हल्की मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन दूर से इस दृश्य को जमींदार का पुत्र मनीष सिंह अपने मित्र रजनीश के साथ देख रहा था।
मनीष, तेरा सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। देख, तेरी चिड़िया तो कोई और अपने जाल में फंसा रहा है। आहा, अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हो गया? अरे तुम देख नहीं रहे, इस राज्य के राजा शमशेर सिंह प्रताप का पुत्र राजकुमार अब रीता से प्रेम करने लगा है। रीता तो इस राज्य की राजकुमारी बन जाएगी। फिर तुम अपना सपना कैसे पूरा कर पाओगे? बताओ बताओ, मेरी बात मानो तो तुम रीता के बारे में भूल जाओ और जहां तक हो सके अपने किए की रीता और उसके पिता से क्षमा मांग लो। कहीं ऐसा ना हो कि रीता तुम्हें गिरा दे। अगर वाकई में रीता का विवाह राजकुमार से हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है कि तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए हो रजनीश। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरने वालों में से हूं? मेरे और रीता के बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मनीष सिंह गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार फिर से जंगल पहुंचा और रीता का इंतजार करने लगा। तभी वहां जमींदार का पुत्र मानिश सिंह आ गया। ओ राजकुमार, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आप अक्सर जंगल में घूमने आते रहते हैं, है ना? हाँ, दरअसल क्या है कि हमें जंगल की शांति से बहुत प्रेम है। हम तो क्या, आपने जंगल में उस विचित्र श्वेत हिरण को देखा है क्या? क्या कहा तुमने? श्वेत हिरण? ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा हिरण तो हमने कभी नहीं देखा। अरे दाद, इसका मतलब तो आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अरे राजकुमार जी, इस जंगल में एक श्वेत हिरण है हम, और जो मनुष्य की तरह बात करता है, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहता है। आपको देखना है क्या? देखना है क्या? अरे देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए ना। ए, रुको रुको, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम जानते हो। आ लो, अब राजकुमार से कौन मस्करी करेगा भला? मेरी इतनी कहाँ मजाल, प्राण जाएंगे, सब पता है मुझे। अरे आप तो चलिए। तो चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं श्वेत हिरण को जरूर देखना चाहूंगा। चलो बताओ, कहाँ है वो? मनीष सिंह राजकुमार को जंगल के भीतर एक ओर ले गया। कुछ देर बाद एक दलदल वाला तालाब दिखाई दिया, जिसके आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। यहाँ तो सन्नाटा है। यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगले ही पल मनीष सिंह ने राजकुमार को जोर से तालाब में धक्का दे दिया। राजकुमार बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैर मिट्टी में धंसते जा रहे हों। मूर्ख राजकुमार, ये पानी नहीं है, बल्कि पानी के नीचे दलदल है। दलदल? दूर से देखने में ये तालाब लगता है, लेकिन मेरे गांव के लोग जानते हैं कि इसके नीचे दलदल है। अब तुम इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अरे मेरे और रीता के बीच में जो आएगा उसका रीता गिरा दिया जाएगा, और देखो तुम डूबते डूबते डूब जाओगे राजकुमार। हाथ पैर छटपटाता रहा, लेकिन कुछ ही देर में वो दलदल में डूबकर शांत हो गया। मनीष सिंह हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन मनीष सिंह ये नहीं जानता था कि दलदल वाले तालाब के सामने ही नंदनी लकड़ियां काट रही थी। नंदनी ने दूर से ये पूरा दृश्य देख लिया। वो बुरी तरह डर गई। हे भगवान, इस मनीष ने तो राजकुमार को दलदल में गिराकर मार डाला। मुझे ये खबर तुरंत रीता को बतानी होगी। इतना कहकर सारी लकड़ियां वहीं छोड़कर रीता के घर की ओर दौड़ पड़ी। नंदनी दौड़ती हुई रीता के घर पहुंची। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। क्या हुआ नंदनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? नंदनी ने हाफते हुए सारी घटना रीता को बता दी। ये सुनते ही रीता फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार की मृत्यु का सदमा रीता को भीतर तक तोड़ गया। उस दिन के बाद रीता चुप रहने लगी और अकेले में घंटों लेटी रहती। इधर जब राजकुमार कई दिनों तक महल नहीं लौटा तो राजा शमशेर सिंह प्रताप की चिंता बढ़ गई। राजा शमशेर सिंह प्रताप ने अपने पुत्र की तलाश के लिए सैनिक भेजे।
लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। एक दिन रीता रोती हुई नंदिनी के पास पहुंची। मैं अब चुप नहीं रहूं। मैं महाराज के पास जाऊंगी और तुम जमींदार के बेटे के खिलाफ गवाही। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। जमींदार और उसके पुत्र का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। इससे पहले भी हमारे गांव के लोग उनके जुल्म का शिकार बन चुके हैं। अब इसे रोकना जरूरी है। नंदिनी और रीता राजमहल पहुंची और राजा को सारी घटना बता दी। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। हमारे गांव के जमींदार के पुत्र मनीष सिंह ने आपके पुत्र को पानी की दलदल में धक्का दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजकुमार रीता से प्रेम करते थे और मनीष सिंह की नीयत रीता पर खराब थी। ये सुनते ही राजा शमशेर सिंह प्रताप क्रोधित हो उठा। हम सबसे पहले इस बात की जांच करेंगे। हम तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुलाएंगे। राजा शमशेर सिंह प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया। फिर नीरज और अनिता को महल बुला लिया। हमारा पुत्र कई दिनों से महल नहीं लौटा। तुम्हारी पुत्री और नंदिनी का कहना है कि उसकी हत्या जमींदार के पुत्र मानिश सिंह ने की है। क्या वास्तव में उसने तुम्हारी पुत्री को छेड़ा था? हाँ महाराज, उसने हमारी पुत्री को छेड़ा था। इतना ही नहीं, जमींदार और उसका पुत्र पूरे गांव पर अत्याचार करते हैं। भारी ब्याज लगाकर लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं, मनमानी करते हैं, मनमानी। राजा शमशेर सिंह प्रताप ने एक सैनिक की ओर इशारा किया। जाओ और गांव वालों से पूछो। अगर एक भी व्यक्ति गवाही दे कि ये सच है तो हम मान लेंगे कि नंदिनी सही कह रही है। जाओ। कुछ देर बाद सैनिक लौट आया। हाँ महाराज, गांव वालों ने डरे हुए शब्दों में यही बताया कि जमींदार और उसका पुत्र बहुत बड़े अत्याचारी हैं। चलो चलो चलो, अब उस दलदल में चलते हैं जहां हमारे पुत्र को धक्का दिया गया था। जल्दी चलो चलो। राजा शमशेर सिंह प्रताप सैनिकों नीरज, रीता और नंदिनी के साथ तालाब पर पहुंचा। सैनिकों ने दलदल में खोज शुरू की। कुछ देर बाद राजकुमार का शव मिल गया। राजा शमशेर सिंह प्रताप फूट फूट कर रो पड़ा। इसका मतलब तुम दोनों सच कह रही थी। तुम दोनों जाओ, जमींदार और उसके पुत्र मनीष सिंह को घसीटते हुए लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार मनीष सिंह और रजनीश को घसीटते हुए वहां ले आए। मनीष सिंह बुरी तरह डर गया। एक सैनिक राजा से बोला, महाराज, गांव वालों का कहना है कि रजनीश भी इसका मित्र है और हर बुरे काम में ये भी इसका साथी है। हे, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। मेरे पुत्र का शव इसी दलदल में मिला है और तुमने निर्दयता से उसे यहाँ धक्का दिया। इसकी गवाह ये नंदिनी है। मनीष सिंह घुटनों पर गिर गया। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वासना में अंधा हो गया था। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। जिस तरह से तुमने हमारे पुत्र को इस दलदल में तरपा तरपा कर मारा है ना, उसी तरह से सबसे पहले इसके पिता को इस दलदल में फेंक दो। सैनिकों ने जमींदार को दलदल में फेंक दिया। जमींदार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मनीष सिंह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, महाराज मुझसे गलती हो गई। गलती से आप जानबूझकर गलती ना कीजिए। मेरे पिता को छोड़ दीजिए। गलती मुझसे हुई है। मुझे सजा दीजिए। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की भी है, जिसने तुम्हें इतने घटिया संस्कार दिए। चिंता मत करो, कुछ देर में तुम भी अपने पिता के पास पहुंच जाओगे। महाराज, मुझको छोड़ दीजिए। राजकुमार को धक्का मानीश ने दिया था। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मुझको छोड़ दीजिए। लेकिन तू भी बुरे काम में लिप्त रहता था। सजा तुझे भी मिलेगी कुछ ही समय में। जमींदार दलदल में डूब गया। राजा शमशेर सिंह प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, अब मानीश और रजनीश को भी इसमें फेंक दो। सैनिकों ने मानीश, रजनीश सिंह और रजनीश को भी दलदल में फेंक दिया। कुछ ही देर में वो दोनों भी डूब कर मर गए।
राजा शमशेर सिंह प्रताप नीरज, रीता और नंदनी को लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों, आज से गांव का जमींदार नीरज होगा। जमींदार और उसके पुत्र के अत्याचारों से अब तुम सबको मुक्ति मिल चुकी है। इतना कहकर राजा शमशेर सिंह प्रताप वहां से चला गया। उस दिन से नीरज गांव का जमींदार बन गया। जमींदार बनने के बाद नीरज ने उन सभी किसानों की जमीनें वापस कर दी जो पहले जमींदार ने धोखे और कर्ज के बल पर उनसे छीन ली थी। और रीता अपनी प्यारी गाय स्नेहा प्यारी को वापस घर ले आई। जब भी कोई वीडियो अपलोड करे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए।